ठीक है नीति मैम? सुमित्रा का उसका एग्जाम हाँ स्क्रीन शेयर किया है, ज्वाइन करना है तो करना। देखिए एक तो आपका था पार्लियामेंट वाला पार्ट जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि भाई नहीं फॉर्मुलेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसीज की, अगर हम फॉरेन पॉलिसीज का जो फॉर्मुलेशन होता है या उसे बनाया जाता है वो किस तरह से बनाया जाता है, एक पार्ट हमने इसमें कवर किया था जो था आपका पार्लियामेंट वाला पार्ट है ना। पार्लियामेंट जिसमें कि हमने देखा कि भाई सुप्रीम को जो हमारे यहाँ पर एज ए सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी कौन है हमारे यहाँ पर, इंडिया की पार्लियामेंट, और उस पार्लियामेंट को किस तरह से राइट है फॉरेन पॉलिसीज को बनाने के। तो आर्टिकल भी यहाँ पर मेंशन है 246 में, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है वहाँ पर ये प्रोविजंस है कि हम फॉरेन पॉलिसीज को बना सकते हैं। अब ये क्लॉज हमने देखा, उसके बाद सेकंड आपका है पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखिए एक चीज यहाँ पर मुझे मतलब पर्सनल व्यू भी है मेरा कि एक चीज पॉलिटिकल साइंस में जो हम लोग पढ़ते हैं एक डिफरेंस होता है, जब हम लॉ के पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं और जब हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम एक पार्ट पर पॉलिटिकल पार्टीज की एक्टिविटीज जो हैं उनको सीधे से यहाँ उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट अगर कोई लॉ का सब्जेक्ट है वहां हम कर पाते हैं क्या? कर पाते हैं यहाँ पर, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस है। तो अब जैसे मैं कहूँ कि पिछले कल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारा ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्ट क्या है, बेस क्या है, ये बहुत मैटर करता है। अब यहाँ पर अगर हम बोलें कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज क्या फॉरेन पॉलिसीज को इफेक्ट करती हैं, वो उनसे अफेक्टेड होता है क्या कहीं ना कहीं? बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल होता ही है। क्यों होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है, एग्जांपल उस दिन भी मैंने दिए थे, अगर वो प्रॉपर मेजर उसके पास सारा का सारा प्रॉपर है, वो होता है ना मेजॉरिटी में, अगर वो है तो मेजॉरिटी में होने के कारण उनके पास वो फ्री हैंड है किसी भी तरह का, इवन नॉट फॉर फॉरेन पॉलिसीज, किसी भी तरह की पॉलिसीज बनाने के लिए, किसी भी तरह का एक्शन लेने के लिए वो लोग फ्री हैंड हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी है, उन्हें किसी से सपोर्ट नहीं चाहिए, फेवर नहीं चाहिए। यहाँ पर उनका जो एजेंडा होता है, एजेंडा फॉर इलेक्शन है ना, उनका जो एजेंडा होता है उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। उसका सिंपल सा एक एग्जांपल अभी आप लोग देखिए, अभी हमारे यहाँ पर बीजेपी का गवर्नमेंट है, क्या बीजेपी के इलेक्शन का जो एजेंडा होता है क्या वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं? एक एग्जांपल कोई मुझे दे सकता है? किरण ध्यान नहीं था तुम्हारा जो मैंने इतना लंबा सेंटेंस बोला। मैंने ये कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने इलेक्शन के एजेंडे के अकॉर्डिंग काम करती हैं। क्या अभी जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये जो जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन थे, अभी जो बीजेपी का गवर्नमेंट है फुल मेजोरिटी में है, उनके पास प्रॉपर है, उनको किसी का डर नहीं है कि हमसे 30 सांसद चले जाएंगे तो हमारी पॉलिटिकल ये गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी, प्रॉपर अच्छे से मेजोरिटी के साथ वो हैं। अभी क्या वो पिछले 5 साल से उन्होंने अपने इलेक्शन का जो एजेंडा था उसके अकॉर्डिंग काम किया है क्या? यस। एक दो एग्जांपल मुझे दे पाओगे? वेरी गुड। और वेरी गुड, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, प्लानिंग, स्वच्छ भारत है ना, सबसे खास स्वच्छ भारत वाला जो अभियान है मोदी जी उसे बहुत फुल फ्लैश में लेकर आए, डिजिटल इंडिया फुल फ्लैश में लेकर आए। उसी के साथ सबसे एक और मेजर पॉइंट है आपका इकोनॉमिक पार्ट पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला, उसमें भी उनका एक अलग सिनेरियो है। देखिए टेक्निकल वाले पार्ट पे जैसे होता है ना, किसी किसी को ऐसा मतलब लगता है उनकी एक्टिविटीज देखकर कि किसी को टेक्निकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने का वो रहता है कि भाई टेक्निकली हम लोग स्ट्रांग रहे, हमें चाहे फॉरेन एड भी क्यों ना लेना पड़े पर कंट्री टेक्निकली डिजिटली इन सारे पार्ट पर स्ट्रांग हो, डेवलप्ड हो, उसकी ग्रोथ हो, उस पार्ट पर प्लस फॉरेन पॉलिसीज। क्यों? फॉरेन पॉलिसी वाला पार्ट भी ऐसा ही है। यहाँ पर उनके ये ओपिनियन है कि भाई अगर फॉरेन एड हमें मिलता है, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज के साथ आपके रिलेशन है, ज्यादा से ज्यादा आप बिजनेस करते हैं, आपके टर्म्स अच्छे हैं, आपके रिलेशन अच्छे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उनके साथ भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, किसी तरह का डिस्प्यूट्स नहीं है, वो आपको फॉरेन पॉलिसीज में बहुत हेल्प करते हैं। और ये बेसिकली अभी का करंट सिनेरियो भी अगर आप देखेंगे लास्ट 5 इयर्स का, तो भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हाँ पॉलिटिकल पार्टीज के खुद के इलेक्शन का जो एजेंडा होता है वो भी फॉरेन पॉलिसीज को अफेक्ट करता है।
इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये सिर्फ स्टडी मटेरियल के हिसाब से है, आप लोग इसे रीड करेंगे। जैसे इसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और अलग अलग टाइम पर अलग अलग पार्टीज ने किस किस तरह से काम किया है। जैसे 19 में कांग्रेस थी और कांग्रेस का मेन जो फंडा था वो ये 3 थे, है ना। 1991 के नरसिम्हा राव के टाइम पर क्या था, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन स्टिल अभी भी इसको बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, क्योंकि इन दोनों पर तो हम आ चुके, इस पर जो पॉलिसीज हमें बनानी थी लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन पर, इस पर काफी पॉलिसीज बन, देखिए स्टिल काम चल रहा है। अगर आप लोगों ने सुना हो तो कि रेलवे भी प्राइवेट सेक्टर में जाने वाला है, बहुत सारे चले गए, एमपी बोर्ड से लेकर मतलब कितनी चीजें, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मीन्स। तो यहाँ पर ये क्या हुआ है, अब जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट का ये थोड़ा सा इकोनॉमिक वाला पार्ट है, पर क्योंकि फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है, अगर हम यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को जो कि अभी तक पब्लिक सेक्टर की कैटेगरी में आते थे, उन्हें हम अगर प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बाहर के लोग भी शायद उसमें इन्वेस्ट करें। और इस तरह के लोगों को वो प्राइवेटाइजेशन का जो पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर का जो पूरा एरिया है वो आपने प्राइवेट लोगों के लिए अगर खोला है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के, रोजगार के और दूसरी कुछ ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये बेसिकली 3 चीजों को फोकस किया जाता है स्टिल इन फॉरेन पॉलिसीज। फिर है पब्लिक ओपिनियन। देखिए ये भी एक मेजर पॉइंट है। पब्लिक ओपिनियन इज टू बी कंसीडर्ड एज ओपिनियन ऑफ द पीपल। डेमोक्रेटिक पार्टीज अगर हैं तो डेमोक्रेटिक कंट्री अगर है तो डेफिनेटली ये वाला पॉइंट आपका बहुत स्ट्रांग है। In a democratic setup, it has direct impact on the prospect of any government. Therefore, every government always tries to catch the mind of people. है ना? क्यों है ऐसा? उसका एक कोई सिंपल सा रीजन बता सकते हो आप मुझे कि भाई माइंड ऑफ पीपल मतलब कि क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी पब्लिक का ओपिनियन क्या है इसे जज कर सकता है, या उसके बारे में कहीं कुछ एक होता है ना, हम वो क्या होते हैं इलेक्शन के पहले पोल, कौन से पोल होते हैं, अरे जिसमें हम गैस करते हैं चीजों को, Ministry of External Affairs is a nodal agency for conducting foreign affairs of India. MEA is accountable for foreign policy making, its execution and regular conduct of international relations. The administrative structure of MEA consists of 2 types of division: territorial division and functional division. It has 3 territorial division, each covering a large area of world. Each division is responsible for foreign policy coordination in its respect areas. The MEA also has function divisions dealing with external publicity, protocol, consular affairs, Indian abroad. Yes, come in. The union, और इसमें एक नोट करना, the union, United Nations and other international organization and international conferences, इन सबके साथ यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पर MEA जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम करता है और यहाँ पर इसे प्रॉपर 2 तरह के डिवीजन में डिवाइड किया गया है और उन डिविजन्स के साथ मिलकर उस डिवीजन के अकॉर्डिंग टेरिटोरियल और उसके अकॉर्डिंग मिलकर फंक्शनल और टेरिटोरियल, इसके अकॉर्डिंग मिलकर इसके अकॉर्डिंग इन्हें काम करना होता है। ठीक है, इसे आगे कल थोड़ा सा पढ़ेंगे, वैसे तो लास्ट पॉइंट है ना, थोड़ा सा और इसमें बाकी है।